हेलो एवरीवन। अब हम लेक्चर नंबर 17 कर रहे हैं एंशियंट इंडिया सीरीज का। लास्ट हमने स्टार्ट कर दिया था मगध एम्पायर। मगध एम्पायर में हमने डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था। आपने मतलब प्रीवियस लेक्चर अगर आई होप देखा हो। ठीक है। सो नेक्स्ट जो डायनेस्टी आती है वो आती है मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी इतना ज़्यादा बड़ा एम्पायर क्रिएट कर देती है कि हम पूरे एम्पायर को मौर्यन एम्पायर ही बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मौर्यन एम्पायर, जो कि 321 BCE से लेकर 185 BCE तक चला। सभी को क्लियर है? तो इसका जो ये मौर्यन एम्पायर है, इसकी स्थापना कौन करता है? तो सभी को क्लियर है? तो जो मौर्यन एम्पायर है वो इसी रीजन में लाई करता है। और धीरे धीरे वो इतना एक्सपेंड हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा का पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है लगभग उसको पूरा कवर कर देता है। सभी को क्लियर है? आगे हम इसका मैप देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो मौर्यन एम्पायर का मैप में दिखाऊंगा आप लोगों को कि कितना वास्ट एरिया, इवन इवन जो अफगानिस्तान है, जो ईस्टर्न ईरान है। सभी को क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा इंडिया हो गया, फिर ये जो अफगानिस्तान और जो ईस्टर्न ईरान ये पूरा पार्ट है, ये सारा का सारा मौर्यन एम्पायर के अंडर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो और ये जो डिफरेंस बिटवीन था किंगडम और एम्पायर के बीच में, ये भी मैंने आपको सबको समझा दिया था। सो आगे बढ़ते हैं। तो जो मौर्यन एम्पायर है, ठीक है, इसकी जो स्थापना थी, इसकी स्टेब्लिशमेंट किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, क्लियर है? और इन्होंने कब से कब तक रूल करा? 321 BC से 297 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल करा। ठीक है। इन्होंने जो है बहुत वास्ट एम्पायर बनाया। ठीक है, जो कि बंगाल टू अफगानिस्तान तक फैला। ठीक है, इन्होंने डिफीट करा चंद्रगुप्त मौर्य ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस वन निकेटर को डिफीट करा, हराया, और उसकी डॉटर से शादी करी, और फिर उसकी डॉटर से शादी करी। सभी को क्लियर है? अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हमें पढ़ना है ग्रीक एंड पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो जो पर्शियंस थे, जो ईरान रीजन से जो लोग आए थे, उन्होंने इन्वेड करा था इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। सभी को क्लियर है? सो फॉर एग्जांपल ये इंडिया का मैप है। सभी को क्लियर है? तो जो है जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, वहां पे क्या हुआ था? इन्वेजन हुआ था। क्या हुआ था? इन्वेजन हुआ था। तो सबसे पहले इन्वेजन किसने करा था? पर्शियंस ने करा था। सभी को क्लियर है? फिर आगे जाके ग्रीक्स ने इन्वेजन करा था। किसने करा था? आगे जाके ग्रीक्स ने इन्वेजन करा था। और ग्रीक्स में कौन सा रूलर था जिसने इन्वेड करा था इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट? वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या है? वो इन्वेड करता है इंडिया को, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है। ठीक है। और जो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, यहाँ पे अपना एक गवर्नर बैठा के चले जाता है। क्या बैठा के चले जाता है? एक गवर्नर बैठा के चले जाता है, जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस वन निकेटर। क्या वो इंडिया में स्टे करता है अलेक्जेंडर? इंडिया में वो स्टे नहीं करता। एक गवर्नर बैठा के चले जाता है नॉर्थ वेस्ट रीजन में। ठीक है, एक स्टेट बना के चले जाता है अपना। और उस गवर्नर का नाम क्या था? सेल्यूकस वन निकेटर। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये अपनी रणनीति के जरिए, अपने वॉरफेयर के जरिए क्या करता है? सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है। अब इस हार की वजह से क्या है, जो सेल्यूकस निकेटर है, ये अपनी बेटी की शादी जो है करवा देता है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो देखा जाए, अब जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है ये भी इसके अंडर में आगे देखा जाए तो सभी को क्लियर है। आगे जाके मैंने आपको जैनिज्म में पढ़ाया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपना लेते हैं कौन सा धर्म? जैनिज्म अपना लेते हैं। ठीक है, फिर थ्रोन को छोड़ देते हैं और रिटायर करते हैं। किस एरिया में रिटायर रिटायर करते हैं? ये श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला इस रीजन में रिटायर करते हैं। ये बेसिक कर्नाटका में एक विलेज टाउन है। ठीक है, कहाँ पे है ये? कर्नाटका में। यहाँ पे ये रिटायर कर देते हैं। सभी को क्लियर है? तो क्या कौन सा धर्म अपनाते हैं? ये अपनाते हैं जैनिज्म। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार। ठीक है। इनका जो रूल था वो 297 से लेकर 273 BC तक इन्होंने रूल करा। इन्होंने जो एक्सपेंड करा एम्पायर को, इन्होंने एक्सपेंड करा एम्पायर को डेक्कन रीजन में। कौन से रीजन में? डेक्कन रीजन में इन्होंने एक्सपेंड करा एम्पायर को। ठीक है। इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हेलेनिस्टिक किंग्स के साथ। सभी को क्लियर है? आगे पढ़ेंगे हम हेलेनिस्टिक किंग्स के बारे में। ठीक है। फिर आते हैं जो मेन मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, वो है अशोका दी ग्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह से ये पूरी इनकी गवर्नमेंट चलती थी, कौन कौन इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वो सारा हमें पढ़ना है। ठीक है, किसमें? जब हम मौर्य एम्पायर अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि अशोका द ग्रेट आते हैं। तो सबसे पहले कौन आया? तो अगर इसका देखा जाए, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? CBA। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बी से बिंदुसार, एंड नेक्स्ट आता है अशोका द ग्रेट। तो जो अशोका द ग्रेट हैं, इनको कहा जाता है कि इनको सबसे ज्यादा मतलब फेमस है, ये कलिंगा वॉर के लिए फेमस है। ठीक है, कलिंगा बेसिकली जो उड़ीसा के साइड एक रीजन है। ठीक है, बहुत बड़ा एक किंगडम था ये भी। तो कलिंगा वॉर होता है जिसमें बहुत लाखों सैनिक बताते हैं कि लाखों लोगों की मौत होती है, सिविल और इवन सोल्जर्स की। सभी क्लियर है? जिसके जैसे लिखा हुआ है कि इमेंस ब्लड शेड होता है। ठीक है।
फिर आगे जाके ये बुद्धिज्म अपना लेते हैं, क्या अपना लेते हैं, बुद्धिज्म अपना लेते हैं। और मैंने आपको बुद्धिज्म में बताया है कि जो अशोका द रूलर थे, जो अशोका द ग्रेट थे, वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे बुद्धिज्म की टीचिंग्स के लिए मॉन्क्स को भेजते हैं, इवन अपने बच्चों को भी भेज देते हैं श्रीलंका साइड। सभी क्लियर है, अपने डॉटर एंड सन को भी भेजते हैं साउथ में। सबको समझ आ गया, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो बुद्धिज्म स्प्रेड करने में बहुत बड़ा योगदान है, बुद्धिज्म स्प्रेड करने में इंटरनेशनली किसका सबसे ज्यादा योगदान हम मान सकते हैं, जो अशोका द ग्रेट का भी हम बड़ा योगदान माना जा सकता है, ठीक है। तो जो अशोका है वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, वो मौर्यन एम्पायर को बिलोंग करते थे, ठीक है। और इन्होंने बिल्ड करे पिलर्स, स्तूपास। ये पिलर्स और स्तूपास जो इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने बिल्ड करे, स्तूपास बिल्ड करे, पिलर्स बिल्ड करे, रॉक एडिक्ट्स बनाए, क्या बनाए, रॉक एडिक्ट्स बनाए। ये भी इसके जो जब हम अलग से पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, तब ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो रॉक एडिक्ट्स बनाए, और क्या करा, स्प्रेड करा बुद्धिस्ट फिलोसफी को, क्या स्प्रेड करा, बुद्धिस्ट फिलोसफी को, ठीक है, क्लियर है। मैंने बताया था कि इन्होंने बुद्धिस्ट मिशनरीज भेजे, जिन लोगों ने कन्वर्ट करा दूसरे लोगों को बुद्धिज्म में। कहाँ भेजे, श्रीलंका भेजा, चाइना भेजा, बुद्धिस्ट मिशनरीज को साउथ ईस्ट एशिया भेजा। सभी को क्लियर है। तो बहुत बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूलर थे अशोका। अब दिक्कत ये है कि जब ये, कह सकते हो, अशोका जब गद्दी छोड़ते हैं अपनी, ठीक है, क्लियर है, तो जैसे ही इनका डिक्लाइन होता है, तो क्या होता है, पूरा मौर्यन एम्पायर भी क्या करता है, डिक्लाइन कर देता है। क्योंकि जो आगे सक्सेसर्स होते हैं अशोका के जो सक्सेसर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वीक सक्सेसर्स होते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल इन्वेजन्स होता है, वो हमें देखना है कि कैसे आगे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, कैसे कैसे रूल चेंज होते रहते हैं, रूल चेंज होते हैं, मतलब रूलर और जो नए नए किंगडम है वो फॉर्म होने लग जाते हैं। सभी को क्लियर है। तो अलग अलग आके जो इन्वेडर्स हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं, फिर इंडिया में रूल करते हैं, वो हमें आगे पढ़ना ही है। तो अशोका द ग्रेट, आई होप सबको समझ आ गया हो। फिर आगे बढ़ते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी के एक बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, मगध एम्पायर की, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था मगध एम्पायर का, तो मोनार्कल सिस्टम था, जहाँ पे किंग के पास क्या था, सुप्रीम पावर थी, सुप्रीम रूलर था किंग। सभी को क्लियर है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन थी मगध जो अंपायर था उसमें, वो किसकी थी, किंग की, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे हवा में चल रहा था, नहीं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी, ठीक है, मंत्री मंत्री सब पे हम आगे पढ़ना है हमें ये चीज। बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। मैंने आपको नंदा आर्मी के स्टैटिस्टिक्स पे बताए थे कि इतने हजार हाथी थे, ठीक है, इतनी बड़ी कैवलरी थी, ठीक है, इन्फेंट्री थी, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम बहुत एफिशिएंट था। जब इतना सारा, इतनी बड़ी आर्मी अगर मेंटेन हो पा रही है, इतनी बड़ी मिलिट्री अगर मेंटेन हो पा रही है, तो ऑफ कोर्स पैसा भी होगा। और पैसा कब होगा, जब टैक्सेशन सिस्टम भी अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा, ठीक है, क्लियर है। नेटवर्क ऑफ स्पाइस इन्होंने मेंटेन करे थे, नेटवर्क ऑफ स्पाइस इन्होंने मेंटेन करा हुआ था। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। अगर इकोनॉमी की बात करी जाए, तो इकोनॉमी में क्या है, एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स ऑफ वेल्थ था। तो एग्रीकल्चर से ही वेल्थ नापी जाती थी उस जमाने में, ठीक है, क्लियर है। जो फर्टाइल, क्योंकि अब जो मगध एम्पायर है देखा जाए, उसका जो कोर एरिया था मगध एम्पायर का, वो क्या था, फर्टाइल लैंड था, ठीक है। जो गंगा वाला एरिया है, जो गंगा रिवर वाला एरिया है, उसके पास ही तो ये पूरा का पूरा जो अंपायर है वहीं से ओरिजिनेट हुआ था। तो बहुत फर्टाइल लैंड पे बना हुआ था ये जो पूरा अंपायर है। सभी को क्लियर है। ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज्यादा कह सकते हो होता था यहाँ पे, ठीक है। और जो मगध है वो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता था, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूल्स को, सॉरी, रूट्स को ये कंट्रोल करता था, ठीक है। मेटलर्जी की अगर बात करी जाए, जो मगध है वो माइंस यूज करते थे, मैंने बताया था, झारखंड वाले माइंस को यूज करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करा, ठीक है। ये पंच मार्क्ड कॉइन्स यूज करते थे, कैसे ये कॉइन्स यूज करते थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स को यूज करते थे ट्रेड के लिए। सभी को क्लियर है। तो क्या ये कॉइन यूज करते थे, ऑफ कोर्स ये कॉइन कॉइन यूज करते थे। कैसे कॉइन यूज करते थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स, ट्रेड के लिए ये यूज करा करते थे। आगे बढ़ते हैं। कल्चरल एंड रिलीजियस कंट्रीब्यूशन, तो जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है इसी टाइम पे फ्लरिश हुआ, ठीक है। तो जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है, ठीक है, फ्लरिश्ड विद मगध, जो था वो बर्थ प्लेस था दोनों, मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म का। सभी लोग ले रहे हैं, मैंने समझाया था आपको। जो यूनिवर्सिटी थी नालंदा और विक्रमशिला जो आगे जाके बनी, वो भी कह सकते हो इसी इसी रीजन में बनी थी, ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला। आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफी ज्यादा डेवलप हुआ मगध एम्पायर में, ठीक है। जैसे मौर्यन जो मैंने पिलर्स बताए थे, स्तूपास जो बनने लगे, फिर जो केव टेम्पल्स थे, ठीक है, वो इसी रीजन से बनना स्टार्ट हुए। सबको समझ आ रहा है। अब बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ मगध की बात करते हैं, ठीक है। तो आगे हमें गुप्ता के बारे में पढ़ना है। तो पोस्ट गुप्ता जो है, मतलब आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी तो हम बीसी ही पढ़ रहे हैं ना फिलहाल। बिफोर कॉमन कॉमन एरा के हमने डायनेस्टीज पढ़ी, आगे जाके देखेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी भी आती है, ठीक है, जो रूल करती है, जो गुप्ता एम्पायर है वो भी रूल करता है इस पर्टिकुलर रीजन में,
ठीक है। तो जो गुप्ता एम्पायर है वो एंड होते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। और जो मैंने बताया, जो मौर्यन डायनेस्टी है, जो मौर्यन एम्पायर है, वो किस लिए डिक्लाइन करता है? इट डिक्लाइंड ड्यू टू वीक सक्सेसर जो आते हैं अशोका के बाद। जब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर होता है, जैसे औरंगजेब था, औरंगजेब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था मुगल के उसमें, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, ठीक है, तो उसके बाद जो भी सक्सेसर्स होते हैं काफी वीक होते हैं। क्या होते हैं? काफी वीक होते हैं। अब वीक है तो क्या, उसकी वजह से क्या होता है, जो पूरा एम्पायर है वो क्या करता है, डिक्लाइन करने लगता है। तो अशोका के बाद जो है, जो भी जितने भी रूलर्स थे काफी वीक थे, उसके जैसे डिक्लाइन हो जाता है मगध एम्पायर का। सभी को क्लियर है? और फिर ऊपर से इन्वेजन भी होता है बाहर से, इन्वेजन भी होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पॉलिटिकल जो सोसाइटी है वो चेंज हो जाती है। अब आगे देखेंगे कैसे। ठीक है, क्लियर है? अब जो रीजनल किंगडम्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे पाला डायनेस्टी थी, जो कि बिहार और बंगाल को कंट्रोल करने लगती है। पाला डायनेस्टी बिहार और बंगाल को कंट्रोल करती है। ये हमें आगे जाके पढ़ना है। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से मगध का डिक्लाइन हुआ। ठीक है, क्लियर है? बाय 7th सेंचुरी से ही जो मगध था वो अपनी इंपॉर्टेंस लॉस कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, क्लियर है? और जो नॉर्थ इंडिया है वो फ्रेगमेंट हो जाता है, अलग अलग छोटे छोटे रूलर्स उसको कंट्रोल करने लगते हैं। सभी को क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो अब मैं जो मेन चीज समझाने जा रहा हूँ वो आपको ये है कि मगध जो है वो डिक्लाइन हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। सो अब जो राइज हुआ था मगध, उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या थे? एक तो पावरफुल और एबल रूलर्स थे, जिन्होंने डिप्लोमेसी करी, अग्रेशन दिखाया, एक्सपेंशन करा उन लोगों ने। ठीक है, क्लियर है? जो जोग्राफिकल एडवांटेज है वो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसकी वजह से मगध का राइज हुआ था। आयरन ओर था वो बहुत पास में था, जिसकी वजह से वेपन एंड टूल्स बनाए गए। कैपिटल जो था वो सराउंडेड बाय हिल्स एंड रिवर्स था, ये भी मैंने आपको बताया। जैसे कैपिटल पाटलिपुत्र था, ठीक है, ये सराउंडेड था बाय गंगा, गंडक, सोन नदी, सरायू नदी। ठीक है, सारी नदी थी। इसकी वजह से ही पाटलिपुत्र को क्या बोला जाता था? वाटर फोर्ट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वाटर फोर्ट। जो कि क्या होता था, एक एडवांटेज देता था। क्या देता था? एक एडवांटेज देता था। ठीक है, प्रोटेक्शन मिले तो एडवांटेज हुआ ना। अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको डिफरेंट फैक्टर्स, जिसकी वजह से मगध जो है, मगध एम्पायर बहुत बड़ा होते गया, एक्सपेंशन करते गए ये लोग। और भी क्या रीजन थे देखते हैं। सो मगध जो थे, दे वर द फर्स्ट टू यूज एलिफेंट्स ऑन लार्ज स्केल इन वॉर्स। ठीक है, जो लड़ाई, जो युद्ध होते थे उसमें जो सबसे पहली बार जो भी युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल हुआ, एलिफेंट्स का जो यूज हुआ, वो किसने करा था? बड़े पैमाने पे मगध थे वो लोग जिन्होंने एलिफेंट्स का यूज करा था। ठीक है, अब जब एलिफेंट है, इतना तगड़ी टेक्निक है इनके पास, इतना बड़ा कह सकते हो जानवर है जिसको इन्होंने वॉरफेयर सिखाया, तो इनके पास एक एडवांटेज हुई, जिसकी वजह से इनके जो नेबरिंग किंगडम्स थे, जो नेबरिंग जो डिफरेंट जनपद थे, जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, उस पे ये लोग कब्जा कर पाए। ठीक है, क्लियर है? कहा जाता है कि जो मगधन सोसाइटी है, अब सोसाइटी बता रहा हूँ, जो मगध सोसाइटी है, जो मगध सोसाइटी है, कहा जाता है कि वो क्या है, अनऑर्थोडॉक्स थी। क्या थी? अनऑर्थोडॉक्स थी। क्यों अनऑर्थोडॉक्स क्यों थी? ऑर्थोडॉक्स तो सबको समझ आ गया कि बिल्कुल वैदिक रिचुअल्स में बहुत ज्यादा बिलीव रखने वाली, थोड़ी सी रिजिड। रिजिड यानी भाई हम तो नहीं बदलेंगे, हम तो रूल्स रेगुलेशन से चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? हम तो वैदिक सोसाइटी के हिसाब से चलेंगे, जो वैदिक रूल्स है उसी के हिसाब से चलना है। बट ऐसा नहीं था, ये थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, पुरानी विचारधारा नहीं थी। ये काफी फ्लेक्सिबल थे अपनी सोच विचार में। ठीक है, क्यों थे? एक्चुअली जो है, जो इसके इनहेबिटेंट्स थे, वो एक तो थे वैदिक लोग। वैदिक लोग तो थे ही, प्लस में नॉन वैदिक लोग भी थे। वैदिक लोग तो थे ही, प्लस में नॉन वैदिक लोग तो थे। यहाँ पे आर्यंस तो थे ही। ठीक है, आर्यंस के डिसेंडेंट्स तो थे ही, प्लस साथ में यहाँ पे कौन थे? कीरतास थे। क्या थे? कीरतास थे। अब जो कीरतास हैं वो क्या है? ट्राइबल लोग थे। क्या थे? कीरतास जो है ट्राइबल लोग थे, जो कि कहाँ रहते थे? पहाड़ों में रहते थे, हिली रीजन में रहते थे। सभी को समझ आ रहा है? तो जो मगध एरिया है, जो मगध एम्पायर है, ठीक है, जो मगध रीजन है, अगर उसकी मैं बात करूं, वहां पे किन लोगों ने इनहेबिटेट करा हुआ था? वहां पे किरतास रहते थे। कंफ्यूज मत होना, किरतास में ये एक तरह के इनहेबिटेंट्स थे, एक ऐसे लोग थे जो कि ट्राइबल लोग थे, और हिल्स में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? हिल्स में रहते थे। सभी को क्लियर है? तो जो मगध था वहां पे किरतास भी थे। ठीक है, और कौन थे? मगध भी थे, जो कि इंडो आयरन, एक तरह से इंडो आयरन वाले लोग थे। सभी को क्लियर है? ये बहुत रिसेंटली आर्यनाइज्ड हुए थे। क्या हुए थे? बहुत रिसेंटली आर्यनाइज्ड हुए थे। इसलिए इन लोगों में बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म था एक्सपेंशन करने का। इन लोगों में बहुत ज्यादा क्या था? एंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा जोश था कि भाई हमें तो एक्सपेंड करना है। सभी को क्लियर है? ठीक है, और बाकी किंगडम्स के हिसाब से इनमें ज्यादा एंथुजियाज्म था, जिसकी वजह से क्या है, जो ये मतलब इतना बड़ा एम्पायर ये लोग बना पाए। सबको समझ आ गया?
अब किरितास की अगर बात करूं, ये लोग किसकी पूजा करते थे? नेचर वर्शिपर थे। क्या थे? नेचर वर्शिपर थे एक तरह से। ठीक है, इनके लिए जो नेचर था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सभी को क्लियर है? तो ये मैंने बताया, दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से मगध जो था उसका राइज होता है। अब आगे हमें पढ़ना है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। इन्वेजन। कौन सा इन्वेजन? पहले पढ़ना है हमें पर्शियन इन्वेजन, फिर हमें पढ़ना है ग्रीक इन्वेजन। इन्वेजन सबको समझ आ रहा है? जब कोई भी आपकी टेरिटरी में घुस जाए, आपके एरिया में घुस जाए, तो उसे बोलते हैं कि भाई उसने इन्वेड कर दिया आपकी टेरिटरी को। तो जो इंडिया था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, वहां पे सबसे पहले तो पर्शियंस आते हैं। कौन आते हैं? सबसे पहले पर्शियंस आते हैं, और पर्शियंस के बाद क्या आते हैं? ग्रीक आते हैं, इन्वेड करते हैं, ठीक है, इंडिया को। और ऑफ कोर्स ये इस रीजन से आते हैं। तो ये किस रीजन को सबसे पहले इन्वेड करते हैं? ये नॉर्थ वेस्ट रीजन को इन्वेड करते हैं। तो ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अभी कोई डाउट है फिलहाल, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कोशिश मैं करूंगा कि आज ही अपलोड हो जाए। लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, नहीं होगा तो फिर कल अपलोड हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है? सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।